हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ईंट, मनके तथा अस्थियां। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग ईंट, मनके तथा अस्थियां यानी आपको बता देता हूँ क्लास 12 की जितनी भी हिस्ट्री के जो बुक्स हैं उनकी सारी चैप्टर वाइज आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और ये हमारा पहला वीडियो है, तो हम आपको अपने पहले वीडियो पर आपको वेलकम करता हूँ, स्वागत करते हैं। आप इस वीडियो के स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ए टू जेड क्लासेस में कभी भी पढ़ाई की सिलसिला थमती नहीं है और रेगुलर यहाँ पे पढ़ाई की सिलसिला जारी रहती है, रेगुलर यहाँ पे पढ़ाई चलती रहती है। अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है क्लासेस ज्वाइन करने के लिए तो आप क्लासेस ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट ईंट, मनके तथा अस्थियां, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई अभी दे रही होगी। और हम लोग यहाँ पर आपको स्टूडेंट बता देते हैं ये जो चैप्टर है ये खास करके इस चैप्टर में हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे और सारी लाइन को समझने वाले हैं, यानी हर एक लाइन को समझेंगे कि आखिर हर एक पूरी चैप्टर को हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और हर एक लाइन को हम लोग समझेंगे ताकि एग्ज़ाम का जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएँ। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि अगर मैं आपको मदद कर पाता हूँ तो अपने आप को बहुत बड़ा मैं धन्यवाद या फिर अपने आप को बहुत बड़ा मैं भाग्यवान समझ पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बता देना चाहता हूँ ईंट, मनके तथा अस्थियां, जो कि एक हड़प्पा सभ्यता, आपको पता है हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीनतम सभ्यता में से एक है और हड़प्पा सभ्यता के बारे ही आज हम लोग यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। हड़प्पाई मुहर जो आप यहाँ पर अब देख रहे हैं फिगर में आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है, फिगर में आपको यहाँ पर दिखाई जो पड़ रही है ये हड़प्पाई मोहर की एक फिगर है, यहाँ पे एक तस्वीर दी हुई है। ठीक है, संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा मोहर यहाँ पर आपको दिखाई जो पड़ रही है, हड़प्पा मोहर जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ठीक है, संभवतः हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है ना। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई, सेल खड़ी याद रखिएगा। देखिए एक टॉपिक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है, सेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी नामक पत्थर से, ठीक है, सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक फिगर में यहाँ पर एक मोहर दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो पत्थर, ये जो मोहर है, इस मोहर को सबसे पहले बताते हैं सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई और इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों का चित्र, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जानवर का यहाँ पर चित्र है। ठीक है, और कुछ चीज़ें लिखी हुई भी है यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, ऊपर में कुछ कुछ अंकित किया हुआ है। तो चीज़ें कुछ लिखी हुई भी है, लेकिन अभी तक इसमें जो भी कुछ लिखा गया है और इस लिपि को अभी तक कोई पढ़ा नहीं, अभी तक कोई इस लिपि को पढ़ नहीं पाया है और एक तरह से रहस्यमय लिपि है और अभी तक इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बातें लिखी गई, अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी हम इस क्षेत्र में उस समय तक मरे, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, कोशिश हम लोगों ने किया है या फिर हमारे जो इतिहास वेदा होते हैं उन लोगों ने ट्राई किया है कि फिर भी उस समय में जो लोग हड़प्पा सभ्यता में जो लोग बसा करते थे या फिर हड़प्पा सभ्यता में जो लोग बसे हुए थे उसके जीवन शैली को पहचानने या फिर जीवन शैली को जानने की कोशिश किए हैं। और कुछ चीज़ें जैसे कि इतिहास जो लिखा जाता है स्टूडेंट्स, पहले आपको डिस्कस थोड़ी सी और बातें कर लेता हूँ कि जो इतिहास जो लिखी जाती है वो इतिहास हम लोग किसी साक्ष्य के आधार पर लिखते हैं। ठीक है, कोई चीज़ें हम लोग को जब मिलती है, जैसे कहीं पे हम लोग जब खुदाई करते हैं तो खुदाई से क्या होती है कि उस समय के कुछ हम लोग को चीज़ें मिलती है, तो उस आधार पर हम लोग क्या करते हैं उस समय के या फिर उस युग के हम लोग इतिहास को वहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती है, जैसे कि पता है हम लोग हड़प्पा सभ्यता, जो कि अभी ये सभ्यता है नहीं, ये भी सभ्यता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है और तो इसकी भी जो लिखी गई, देखिए इसकी जो लिपि अभी तक इस लिपि को कोई पढ़ा नहीं पाया, कोई पढ़ नहीं पाया है, तो फिर भी लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग जान पाए हैं, वो जान हम लोग पाए उनके अवशेषों से। तो जो अवशेष वहाँ पे मिले थे उन सारे अवशेषों से, जैसे कि हम लोगों को वहाँ पे आभूषण मिला है
औजारें मिली है ना, मृदभांड मिले हैं, आवास मिले हैं। ये सभी चीज़ों को देखकर वहाँ के इतिहासों के बारे में जानकारी हम लोग कर पाते हैं। मोहरे दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। जो पुरातात्विक जो विज्ञान होते हैं, पुरातात्विक विज्ञान, तो उसमें से कुछ जो पुराने चीज़ें होती है उसको वो लाकर उस पर रिसर्च किया जाता है, सर्च किया जाता है और उस पर चीज़ों को क्या किया जाता है, उसी आधार पर फिर से हमारे इतिहास को बनाई जाती है। ठीक है, आज हम लोग इन्हीं चीज़ों पर जानकारी लेंगे। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं, और हम लोग इस चीज़ को भी यहाँ पे जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ों को जानना और कैसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, और उन चीज़ों को, जो भी चीज़ हम लोग जानते हैं उसको हम लोग कैसे जान पाएँ, इस चीज़ पर भी हम लोगों को चर्चा होगा। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। साथ ही साथ हम लोग इस बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि पुरातात्विक जो साक्ष्य है उसकी व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। ठीक है, और इन व्याख्या जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया जाएगा या फिर कोई जो वर्णन किया जाए उसमें भी कभी कभी बदलाव आते हैं। निश्चित रूप से इस सभ्यता में कई पहलू आज भी हमारे जानकारी से परे हैं। आपको ये बता देता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे पहलू है या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो आज भी कहीं न कहीं हमारे से पूरा अभी भी दूर है और हम लोग इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं कर पाए हैं। आज भी अछूता है वो चीज़ें, और हो सकता है हमेशा ही रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं कर पाएँ। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, स्टूडेंट बता देते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उस लिपि को अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और इस पढ़ नहीं पा रहे के कारण ही क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो जानकारी हम लोग नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो पे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स कि आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं बताया जाएगा, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ तो बताई जाएगी, साथ ही साथ और भी चीज़ों पर भी यहाँ पर डिस्कस हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एक वन लाइनर्स नोट्स होती है वो भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक प्रोवाइड किया जाए। और ये कोशिश होगी कि डेली कम से कम एक वीडियो अपलोड कर दूँ। बस एक ही चीज़ चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जब ये वीडियो अपलोड होती है तो कम से कम आप लोग देखें इस वीडियो को, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि लाइक शेयर जब आप कमेंट्स करते हैं तो कम से कम हम लोग क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होने से ही हम लोग वीडियो बना पाते हैं। जब आप लाइक शेयर कुछ भी नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स ऐसा लगता है कि कोई वीडियो देख नहीं रहा, भले व्यूअर्स आ जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं लगता है। तो आप लोग कम से कम लाइक शेयर कमेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लाइक ही करने में बोल रहा हूँ, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है। और अगर पसंद नहीं आती है तो कम से कम अगर कोई चीज़ सुधार करना चाहते हैं, सपोज दैट कुछ ऐसा लगता है आपको कि नहीं ये चीज़ें सर को बतानी चाहिए, सुधार करनी चाहिए इन चीज़ों पर, तो आप कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए और भी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे और उनके चीज़ों पर भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द जैसे स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कही जाती है। पहले इस चीज़ को जान लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए करते हैं, यानी जो पुरातत्वविद, सॉरी माफी चाहता हूँ, पहले मैंने दूसरा पढ़ दिया था। पुरातत्वविद जो संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूहों के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। ठीक है, जो एक क्या होते हैं, विशिष्ट शैली के होते हैं, यानी विशिष्ट उसके शैली होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड के संबंध में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे कालखंड के संबंध में पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पूरा वस्तुओं में मुहरे, मनके, बाट, है ना, आपको समझाते हैं। मुहरे जो होते हैं, मुहर आप लोग समझ रहे हैं, मन के मतलब आभूषण होती हैं। ठीक है, बाट एक वजन करने का होता था तब के समय पर। पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे ईंटें भी थी जो पकी हुई थी। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो भी अभी पाकिस्तान में है, तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिलती है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, चित्र यहाँ पर अब देखेंगे, अभी दिखाएंगे आपको मानचित्र में, है ना। तो इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान पर, जहाँ यह संस्कृति की पहली बार खोज की गई थी। आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक जगह पर की गई थी। ठीक है, और तो हड़प्पा नामक जगह पर की जाने के कारण इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया, के नाम पर किया गया, हड़प्पा के नाम पर ही किया गया। इस काल का निर्धारण लगभग, सबसे पहली बात जानिए, इस काल का जो निर्धारण लगभग जो माना जाता है वो 2600
से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया, ठीक है। यानी 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच का इसका एक कार्यकाल, यानी एक तरह से बोल सकते हैं इसका कालखंड रहा हो, और यह सभ्यता इतनी दिनों तक जीवित रहा, ऐसा मानी जाती है कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक के बीच की मानी गई है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता के सबसे पहले और बाद में संस्कृति अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और पूर्ववर्ती हड़प्पा कहा जाता है। परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृति से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कही जाती है। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि इस क्षेत्र में इस सभ्यता का सबसे पहले या फिर पहले और बाद में संस्कृतियां अस्तित्व में थी, और इससे जान लीजिए कि इस सभ्यता से पहले और बाद में भी ये संस्कृतियां जो थी अस्तित्व में थी, यानी अपने अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक और पूर्ववर्ती हड़प्पा कहा जाता है। और जिसे क्या कहा जाता है, आरंभिक, यानी स्टार्टिंग जब हम लोग बोलते हैं कोई चीज़ का आरंभ होता है तब हम लोग बोलते हैं ना, आरंभिक और पूर्ववर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। कभी कभी इसे क्या कहता है, विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कही जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सभी चीज़ें आप लोग देखिए पूरी तरह से, यहाँ पर मैप में आपको चीज़ें दिखाई पड़ जाएगी यहाँ पर कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। जैसा कि अभी आपको दिखाई पड़ रही है कि देखिए यहाँ पर ये सिंध एक नदी है, ठीक है, सिंध नदी थी, और इन्हीं नदी के किनारे पूरी तरह से बसी हुई थी, ठीक है। ये जो सभ्यता था पूरी तरह से यहीं पर बसी हुई थी। इसके साथ साथ आप लोग ये चीज़ को भी जान लीजिए कि मोहनजोदड़ो यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से यहाँ पर आपका मोहनजोदड़ो है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता देते हड़प्पा यहाँ पर है, ये रावी एक नदी थी यहाँ पर, ठीक है, रावी एक नदी थी। और भी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कालीबंगन है ना, बनावली, राखीगढ़ी है ना, ये सभी जो है यहाँ के शहर थे, चनुदड़ो, ये सब जो थे यहाँ पर ये सारे यहाँ के शहर थे, ठीक है। धोलावीरा वगैरह वगैरह जितने भी शहर हैं ये सारा यहाँ पे शहर थे, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम लोग यहाँ पर और भी चीज़ों को जान लेते हैं। यहाँ पर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, ठीक है। आप लोग को जान लीजिए कि कहीं कहीं आप लोग अभी देखें, मैंने बोला कि इस हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड रहा वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच का था, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व, और आप देख रहे होंगे यहाँ पर उल्टी है चीज़ों, जो मैंने बोला इसको उल्टी थोड़ी बोल दिया, तो इसको थोड़ा समझा देता हूँ कि 2600 पहले आ गया और हम बाद में देखा 1900 बोला। तो इसलिए क्योंकि ईसा का जन्म से पूर्व की गिनती जो थी उल्टी थी, और अंग्रेजी में उसी को बीसी कहते हैं, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट है ना, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, और इसी को हिंदी में लोग बोलते हैं ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। कभी कभी आप तिथियों में पहले, अब कभी कभी ऐसा भी तिथियों में पहले एडी आप पढ़े होंगे है ना, और हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हैं, यानी एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। ये दो लैटिन शब्द हैं और जिनसे बना है, जिसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से के वर्ष से, यानी ईसा मसीह जो था उनका जन्म होने के बाद, उनके बाद की गिनती हमारी फिर सीधी हो जाती है और उसको ईस्वी में हम लोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। आजकल एडी की जगह पर सीई तथा बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा एवं बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है, ठीक है। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व और सीई के लिए ईस्वी तथा बीपी के वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। यानी आपको बताया यहाँ पर क्या कि जो यानी बीसी अगर है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है आप लोगों को कि बीसी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बीसी के लिए नहीं, यहाँ पर आपको जो जो चीज़ें इस किताब में प्रयोग किया गया है, जैसे कि आपको बता देते हैं यहाँ पर कि कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य विवरण होता है। इस पुस्तक में हमने बीसीई किसके लिए किया है, ईसा पूर्व के लिए किया हुआ, ठीक है। बीसीई जो किया गया ईसा पूर्व के लिए किया गया, और सीई के लिए ईस्वी लिया गया, और सीई के लिए ईस्वी लिया गया, और बीपी के लिए वर्तमान से पहले, यानी वर्तमान जो अभी है इससे पहले का शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में डालने के लिए यहाँ पर बोली चीज़ें समझना है। अब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। अब जो है ना, अब आप लोग आगे, अगर इससे पहले आप वीडियो को थोड़ा अगर स्किप करके भी देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वीडियो को क्या करना है, रेगुलर देखना है, ठीक है।
क्योंकि अब जो है अब जो महत्वपूर्ण बातें होनी है आपकी चैप्टर पे बात करेंगे। आरंभ में सबसे पहले बात करते हैं हमारा पॉइंट नंबर 1 आरंभ में, ठीक है। तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृति अस्तित्व में थी। आप लोग जान लीजिए इस सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता है, इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारी से संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता ही संस्कृति, इससे पहले भी संस्कृतियाँ थी, लेकिन क्या हुआ वो भी पूरी तरह से पतन हो गया, वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मातृभांड शैली से संबंधित थी, ठीक है। और तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी। आप लोग जान लीजिए उस समय की जो बस्तियाँ होती थी खास करके बहुत छोटी होती थी, ऐसा नहीं होता था बड़ा होता था, बहुत सारी छोटी छोटी बस्तियाँ होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। और यहाँ पर बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर होती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। यानी आप लोग ऐसा जान लीजिए कि कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत से, यानी इलाकों को क्या किया जलाए जाने के संकेत से कुछ ऐसा पता चलता है, कुछ अन्य स्थलों को त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा मानो कि लगता है कि वो स्थलों को लोगों ने छोड़ दिया हो, ठीक है। कि आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता, यानी आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्रम भंग रहा हो, यानी एक तरह से उसकी सीक्वेंस टूटा हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है, ठीक है। अब और एक चीज आप लोग जान लीजिए, आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति सिंध और चेलिस्तान है ना, इसमें समझ लेते हैं। मैं बस्तियों की संख्या संबंधी आंकड़े आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि सिंध में और चेलिस्तान में कुछ बस्तियों की संख्या है। बस्तियों की कुल संख्या 106 हुआ करती थी सिंध में, और चेलिस्तान में 239 हुआ करता था, ठीक है। आरंभिक हड़प्पा स्थल में 52 और चेलिस्तान में 37, और विकसित हड़प्पा स्थल में 65 और चेलिस्तान में 136 हुआ करती थी, ठीक है। और नए स्थल पर विकसित हड़प्पा बस्तियां 43 और 132 हुआ करती थी। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल 29 और 33 हुआ करता था, ठीक है। तो ये आप लोगों को बस्तियों की संख्या थी। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर आज हम लोग समझने वाले हैं। आपने मानचित्र 1 तथा 2 देखा, अभी हम लोगों ने मानचित्र 1 तथा 2 देखा। यहाँ पर एक मानचित्र हमारा यहाँ पर है और अभी 2 देखा नहीं, 2 देख लेंगे, ठीक है। नीचे है देखा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। कहने का मतलब है कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसी जगह पर पनपा, यानी उसी जगह पर उसकी विकसित हुई, या फिर वो उसी जगह पर वो बसी और उसी जगह पर वो फ्लरिश हुई, इंग्लिश में बोल सकते हैं फूला फला और आगे बढ़ा। जहां पर आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी, जहां पर आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिन्हें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, पिछली मछली भी शामिल है। आप लोग इस चीज को जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त, यानी बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते थे, प्राप्त उत्पाद और जानवरों के, जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे और उनसे क्या करते थे, भोजन प्राप्त करते थे। यानी आप लोग ऐसा जान लीजिए कि वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, पेड़ पौधे से, जो पेड़ पौधे में जो होते थे उससे भी वो भोजन प्राप्त करते थे। और साथ ही साथ क्या करते थे, वो कभी मछली लेते थे, मछली वगैरह वगैरह, मछली या फिर ये सभी उसके जानवर वगैरह वगैरह चीज़ भी उसके भोजन में शामिल हुआ करते थे, यानी भोजन ये से प्राप्त करते थे, इन्हीं चीज़ों से भोजन वो प्राप्त करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों को खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए। यानी कुछ ऐसे अनाज वहाँ पे मिले, अनाज के दाने जो मिले, जले अनाज के दाने, यानी जला हुआ कुछ अनाज के दाने मिले, जिससे वहाँ के चीज़ों के बारे में, यानी बीजों की खोज एवं पुरातत्वविद आहार संबंधी आदत, यानी उस समय जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे वो किस प्रकार के आहार करते थे, इस चीज़ के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर पाए, ठीक है। जानकारी प्राप्त करने में वो सफल हो पाए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन, ठीक है, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के विशेषज्ञ होते हैं, तो वो ही इन सभी चीज़ों को क्या करते थे, अध्ययन करते थे। हड़प्पा स्थल में मिले अनाज के दानों में
अब एक चीज़ जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में जो अनाज थे और उसमें कौन कौन सा अनाज खास करके मिला, इस चीज़ को भी आप लोग नोट कर लीजिए। ये बहुत बार इंपॉर्टेंट जैक के खास करके क्लास 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, कि उनको पूछा जाता है कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में, या फिर यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आंसर भी बनाना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए इस तरह हड़प्पा सभ्यता में कुछ कुछ अनाज के दाने भी मिली, जिसमें से गेहूं था, जौ था, दाल था, सफ़ेद चना था और तिल भी शामिल है ना। यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिली यहाँ पर, जैसे कि गेहूं मिला, जौ मिला, दाल मिला, सफ़ेद चना मिला, तिल मिला वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिली। बाजरे के दाने गुजरात के स्थल से प्राप्त हुए थे। कुछ कुछ बाजरे का दाना भी जो मिला वहाँ पर, लेकिन ये बाजरे का दाना हर जगह नहीं मिला, इस चीज़ को भी आप लोग जान लीजिए। बाजरे का दाना पूरा हड़प्पा सभ्यता में जितने शहर है सभी जगहों से नहीं मिला, गुजरात के कुछ इलाकों पर इनका मिला था, ठीक है। गुजरात के कुछ इलाकों से प्राप्त होते हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए, चावल वहाँ पे खास करके बहुत ही कम पाया गया, ठीक है। चावल हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही कम पाया गया था। हड़प्पा स्थलों में मिली जानवरों की हड्डियाँ में मवेशियों, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस हड्डियां शामिल है। बहुत सारे ऐसे जानवरों को वहाँ पर हड्डियां मिली, और इन हड्डियों से पता चला कि यहाँ के लोग खास करके तब ये सब जानवर थे और शायद इन जानवरों को पालते भी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मवेशियों में मवेशियों का मिला था हड्डी, उसके साथ साथ भेड़ का मिला हड्डी, बकरी का हड्डी मिला, भैंस का हड्डी मिला तथा सूअर का भी वहाँ पर हड्डी प्राप्त हुई थी, है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जो पुरातत्व से प्राणी विज्ञान के जो लोग हैं, ठीक है, और उनके जीव पुरातत्वविदों, उसके अध्ययन से ये प्राप्त होता है कि ये जानवर पालतू थे। ऐसा पता चलता है कि ये जानवर पालतू थे। कौन कौन से जानवर वहाँ पालतू हुआ करते थे, जैसे कि मवेशियाँ, भेड़, बकरी, सूअर, है ना। ये सभी जो हुआ करते थे जानवर, इन सभी जानवरों को वो खास करके पालते थे। जंगली प्रजाति जैसे बरहा 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 कोई सूअर कहा जाता है, याद रखिएगा, बरहा कोई सूअर, बरहा कोई सूअर कहा जाता था। हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है, और बहुत सारे ऐसे घड़ियाल या फिर हिरन या सूअर, ये सभी जो जंगली प्रवृत्ति के जो प्रजाति के जो जानवर होते थे, इन सभी चीज़ों को भी वहाँ पर मिला है। हम यह नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों को शिकार करते थे अथवा अन्य आकृत समुदाय ने इनका मांस प्राप्त करते थे। यानी ये चीज़ हम लोग नहीं जान पा रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे, ठीक है, वो खास करके इन लोग जानवरों का जो शिकार करते थे, या फिर जो कुछ आकृत समुदाय में जो लोग होते थे उसका मांस प्राप्त करते थे। यानी इस तरह से हम लोग इस चीज़ को हम लोग जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह से पूरी साक्ष्य हम लोग को नहीं मिल पा रही है, ताकि हम लोग चीज़ों को पूरी तरह से क्लियर कर पाएँ। उसके बाद और भी चीज़ें जानते हैं, मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी शामिल थी। यहाँ पर जान लीजिए आप लोग, मछली और जो पक्षियाँ, उनकी भी वहाँ पर हड्डियाँ प्राप्त हुई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कृषि के क्षेत्र में, कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि किस प्रकार से हुआ करती थी और कृषि के क्या क्या चीज़ें थी। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं। ऐसे जो अनाज के दाने जो रहे उसमें से कृषि के संकेत तो मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। लेकिन वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे साक्ष्य, जैसे अनाज के दाने जैसे मिले, गेहूं के दाने मिले, तिल के दाने मिले वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों के दाने मिले, तो उससे ये पता चलता है कि कृषि तो होती थी, लेकिन इसके वास्तविकता पर जाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उतनी साक्ष्य नहीं मिल पा रही जितना मिलना चाहिए। तो और ये भी हम लोग नहीं कर पाते थे, क्या जूते हुए खेतों से, यानी जो जूते जाते हैं खेत, हम लोग को जोतते, हम लोग जो खेत है ना, जोते हुए खेतों से बीजों को छिड़वा किया जाता था क्या? वहाँ पर भी जिस तरह से अभी हम लोग अपने खेतों में क्या करते हैं कि जोत लेते हैं खेत को, फिर उसे बीज छिड़ देते हैं और उस तरह से हम लोग अनाज, तो ये कहना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों पर हम लोगों को क्या चीज़ें पूरी साक्ष्य नहीं मिल पा रही है, ठीक है, पूरी साक्ष्य नहीं मिल पा रही है। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृमित यह अंकित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविदों, ठीक है, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग करते थे। यानी ये भी पता चलता है उस समय की तब के जो लोग हुआ करते थे वो खास करके पूरी तरह से जो खेत थे उस खेत को जोतने के लिए वो बैल का प्रयोग तो करते थे। साथ ही चेलिस्तान में कई स्थलों तथा बनवाली, है ना, बनावाली, ये बनावाली जो है ये खास करके हरियाणा क्षेत्र में है, ठीक है। चेलिस्तान में कई स्थलों तथा बनावाली यानी हरियाणा की बात हम कर रहे हैं, ठीक है।
तो उससे मिट्टी से बने हुए हल भी प्रतिरूप वहाँ पे मिले हैं, बहुत सारे मिट्टी के बने हुए हल भी वहाँ पर मिली हुई है। इसलिए पता चलता है कि उस समय के लोग खास करके खेत जोतते थे, क्योंकि हल जब रख रहा तो हल से क्या पता चलेगा, क्योंकि मिट्टी हल तो ऐसे नहीं रखेगा, मिट्टी का हल है, तो उससे वो क्या करता था, हल से वो जोतता था, ठीक है, हल जोतते जोतते थे वहाँ। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन जो राजस्थान में, याद रखिए कालीबंगन जो राजस्थान में नामक स्थान पर जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला, ठीक है। कालीबंगन में जाकर उन लोगों ने पाया, पुरातत्वविदों को यह प्राप्त हुआ कि कालीबंगन जो कि राजस्थान एरिया में है, राजस्थान क्षेत्र में है, वहां पर उसे पूरी तरह से जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला, यानी जूता हुआ खेत का भी वहां पर उन लोगों को प्रूफ मिला। जो आरंभिक हड़प्पा स्तर के संबंध है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों के से संबंध है, इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी जो दो समूह जो रेखाएं होती थी वो एक दूसरे को क्या करती थी, समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर, यानी राइट एंगल पर काटती थी, समकोण पर, है ना, काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इस तरह से पता चलता है कि वहां पर एक साथ अलग अलग फसल भी उगाए जाते थे। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के प्रयुक्त औजारों के पहचानने का प्रयास भी किया। पुरातत्व विज्ञान के जो लोग होते थे उस समय जो फसल को कैसे काटा जाता था, उसके औजार क्या इस्तेमाल करते थे, तब इस चीज की भी जानने की उन लोगों ने कोशिश किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे से बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वो धातुओं का औजार का प्रयोग करते थे? देखिए ये बात तो बिल्कुल ये होता है कि जब जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते थे, क्या लकड़ी के हत्थे पे बैठाई गई ये पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे, यानी जो फसल को काटने के लिए उस तरह का प्रयोग करते थे, या फिर धातु का औजार का वो प्रयोग करते थे? ये सवाल उठता है। लेकिन अब चलते हैं आगे, पता चल करने की कोशिश करते हैं कि क्या आखिर क्या उन लोग औजार किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों से स्थित है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी, अधिकांश जितने हड़प्पा सभ्यता के जो शहर रहे, जो क्षेत्र रहे हैं खास करके, वो सभी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, और जहाँ पर संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सतुई नामक हड़प्पा स्थल पर नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, और वहाँ पर नहरों के कुछ अवशेष भी मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। आप लोग को ये भी बता देते, अफगानिस्तान में सिंध नामक हड़प्पा स्थल पर नहरों के कुछ अवशेष भी मिले, यानी नहर भी वहाँ पर मिला है, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं है। लेकिन परंतु पंजाब और सिंध में ये चीज़ें नहीं मिली है। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गद से भर गई, यानी जो प्राचीन नहरें थी वो बहुत ही गाद से पूरी तरह से क्या हुआ, एक तरह से पूरा भर गया और वो बंद हो गया, पूरी तरह खत्म हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि कुआं से प्राप्त पानी का, यानी ऐसा भी हो सकता है जो कुआं जो वहां पर हुआ करते थे, प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा, और इसलिए वो लोग नहर नहीं रखे होंगे, है ना। और इसके अतिरिक्त धोलावीरा जो कि गुजरात में है, में मिले जलाशय का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए संचालन के लिए किया जाता था, और वहां पर जो धोलावीरा में जो एक जलाशय मिला है उसका खास करके वो किस लिए, कृषि के लिए किया जाता था, ठीक है, यानी कृषि के लिए उन लोगों ने इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब और भी चीजें देख लेते हैं। पुरातत्व पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, ये चीज़ आप लोग थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। हम लोग चलते हैं, चैप्टर में ही रहते हैं। अब हम लोग आते हैं हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो क्या है, ठीक है। मोहनजोदड़ो एक हड़प्पा सभ्यता का शहर है और नियोजित शहरी केंद्र भी है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था, ठीक है। और इस समय जान लीजिए, संभवतः ऐसी मानी जाती है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, यानी उन लोगों का केंद्र का जो एक तरह से ये था, शहरी केंद्रों का विकास ही था, मेन तरह से पहलू था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं, और इस मोहनजोदड़ो के बारे में और हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल रहा है ना, मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, ये चीज जान लीजिए। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला जो खोजा गया जो ये था, वो सबसे पहले क्या था, हड़प्पा था। यानी हड़प्पा सबसे पहला, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे पहला जो खोजा गया था वो हड़प्पा था, और बाद में फिर क्या हुआ, और भी सारे खोजी गई, और इसमें से जो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल जो रहा है वो मोहनजोदड़ो ही रहा है, ठीक है। बस खास करके तब जो बस्तियां करती थी वो दो भागों में बांटा करता था, ठीक है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, एक छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, और
दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचा बनाया जाता था, और दूसरा उससे बड़ा होता था लेकिन उसको क्या करता था, नीचे बनाया जाता था। ठीक है, पुरातत्वविदों, ठीक है, पुरातत्वविदों देख लीजिए यहाँ पर जो है ये इस तरह से, ये पूरी तरह से निचला शहर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा, और ये दुर्ग शहर, ये निचला शहर है और ये दुर्ग शहर। यानी अभी आपको जो मैंने बताया था कि यह जो खास करके ऊंचाई पर बनाया जाता था, यानी दो भागों में बांटा जाता था। ठीक है, दो भागों में बांटा जाता था, एक निचला शहर और दुर्ग के रूप में। ठीक है, तो एक दुर्ग होता था और एक निचला शहर होता था। इस तरह से दो चीजें उसमें विभाजित की जाती, बस्तियों को दो बराबर भागों में बांटी जाती थी। ये मोहनजोदड़ो का नक्शा है, आप देख सकते हैं और पूरी तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा मोहनजोदड़ो का ही नक्शा है। अब लोग चलते हैं, ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया, और जो दो बांटी जाती थी उसका नाम क्या दिया, दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया। ठीक है, और दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। यानी दुर्ग की जो संरचनाएं थी वो खास करके कच्ची ईंटों पर बनी थी और इसके चबूतरे बनी होती थी। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था, और दुर्ग को जो है दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। और इसका ये था कि निचले शहर से इसको अलग किया था। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था और निचला शहर को भी क्या किया गया था, वो भी उसको दीवारों से घेरा गया था। ठीक है, इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों का बनाया गया था, और बहुत सारे ऐसे भवन थे जहां पर ऊंचे चबूतरों का बनाया गया था। ठीक है, जो नींव का कार्य करते थे, जो खास करके नींव का कार्य करते थे। ठीक है, अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों का बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात सब बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक, यानी एक लेबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कि एक लेबर प्रतिदिन एक घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा। ठीक है, एक घनीय मीटर मिट्टी अगर एक श्रमिक इस चीज को इतना ढोता होगा तो मात्र आधारों के बनाने के लिए, ठीक है, 40 लाख श्रम दिवसों, यानी 40 लाख श्रम दिवसों की आवश्यकता यहाँ पर पड़ी होगी। यानी इससे साफ पता चला बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी पैमाने पर श्रम की यहाँ पर आवश्यकता पड़ी हुई। अब कुछ और देखिए, एक चबूतरा के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया। ऐसा माना जाता है कि पहले बस्तियों को बनाया जाता था, फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया जाता है। यानी अगर बस्तियों को बनाओ उसके अनुसार सारे चीज को उनको एक फ्रेमवर्क में दिया जाता था, यानी कार्यान्वयन किया जाता। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, वहाँ पर बहुत सारी चीजें ईंटें भी शामिल है, जो भले ही धूप में सुखा कर तथा मिट्टी में पका कर बनाई गई हो। ऐसा माना जाता था कि वहाँ पर बहुत सारे सूखे मिट्टियों या फिर धूप में सुखाकर या फिर भट्टी में पकाकर इनको बनाया गया हो। एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार ईंटें सभी हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग में लाई गई थी। और ये भी चीज़ जान लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में ईंट का भी प्रयोग किया जाता था। और एक तरह से ये भी चीज़ जान लीजिए कि ये जो ईंटा जो होती थी, ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई के क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ठीक है, ऊंचाई के क्रमशः कितना होते थे, 4 गुनी और 2 गुनी हुआ करती थी। और इस तरह से यहाँ पर ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर और एक चीज़ें हैं, हड़प्पा सभ्यता का दुर्दशा एक तरह से। हालांकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल है। हड़प्पा सभ्यता जो रहा वो बहुत पहले ही खोजा गया स्थल है। इसमें ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया। जो ईंट जो चुराने वाले लोग होते थे पूरी तरह से उसको चुरा कर वहाँ से ईंटा ले गए। 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। भारतीय पुरातत्व का जनक जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जब 1875 में यहाँ पर आया तो उससे पहले पाया क्या कि बहुत सारे जो ईंटा चोर जो लोग होते हैं, ठीक है, जो खास करके हम लोग के क्षेत्रों में पाई जाती है, वो लोग क्या हुए, पूरी तरह से वहाँ से ईंटा उटा चुरा कर गायब कर दिए। भारतीय पुरातत्व का जनक भी इनको कहा जाता है, कनिंघम को। ठीक है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थलों से ली गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तक, यानी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच के रेल पटरी के लिए
ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी, यानी इतना ईंटें वहाँ पर था कि इस तरह से यहाँ से वहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, रेल पटरी के लिए ईंट आप बिछा सकते थे। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो कर दी गई है, और भी बहुत सारे ऐसी प्राचीन संरचनाएं थे जो नष्ट कर दिया गया। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित है, और मोहनजोदड़ो खास करके संरक्षित था, इसलिए खास करके हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे ही ज़्यादा जानकारी कर पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, नालों का निर्माण किस तरह से हुआ जान लेते हैं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली भी थी। आप लोग एक चीज़ जान लीजिए कि उस समय जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो यह ऐसा माना जाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, एक पूरी तरह से ग्रिड पद्धति से बनाया गया था। याद भी रखिए, उस क्वेश्चन को भी पूछा जाता है कभी कभी कि हड़प्पा सभ्यता के सड़कों तथा गलियों की कौन सी पद्धति से बनाई गई थी, तो ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। ठीक है, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एक दूसरे को किस पे काटती थी, समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया, फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया। पहले नाली और गली का निर्माण होता तो उसके अगल बगल आप क्या कर रही घर बनाइए। ठीक, आवासों का निर्माण। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों को नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक है। यदि आपके घर से पानी को निकाल कर नाली में, जो गंदा पानी होता था, अगर उसको नाली में डालना है तो ये चीज़ कम से कम ध्यान रखा जाता था कि जो दीवारें वहाँ पे जो मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, गली जो थी, ठीक है, गली जो थी उसमें वहाँ से कम एक दीवार खास करके वहाँ पर सटा हुआ होता था। ठीक है, और भी चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। दुर्ग के बारे में थोड़ी सी जानकारी। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्व भाग है, पर इसे नियोजन में विविधताएं भी है। धोलावीरा, लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती, है ना, किलेबंद थी। इस शहर में कई हिस्से भी दीवारों के घेरे पर अलग किए गए थे। लोथल से दुर्ग दीवारों से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। यानी एक तरह से जान लीजिए कि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में से एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्व भाग था। इस नियोजन की विविधताएं भी थी। धोलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्तियां किलेबद्ध थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरे कर अलग किए गए थे। लोथल से दुर्ग दीवारों से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाइयों पर बनाया गया था। ठीक है, परंतु कुछ ऊंचाइयों पर क्या किया गया था, बनाया गया था। चलिए और चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। गृह स्थापत्य, है ना। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित है जिसके चारों ओर कमरे बने थे। ठीक है, जिसके चारों ओर क्या थे, कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कतई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। जो आंगन खास करके अभी भी हम लोग गांव घर में जो घर बनाए जाते हैं वहाँ पर आंगन होना बहुत ही जरूरी होता है। तो वहाँ पर लोग तब खाना पकाते थे। कताई यानी एक तरह से धागा हुआ जो काटने का काम होता है, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में, खास करके गर्म और शुष्क मौसम पर ही लोग वहाँ पर करते थे। यहाँ का एक अन्य सुरोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांत को दिए जाने का वाला महत्व भी था। भूमि तल पर बनी दीवार में खिड़कियाँ नहीं थी, यानी जो भूमि तल से जो दीवारें बनी जाती थी उसमें खिड़कियाँ नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। यानी डायरेक्ट जो मुख्य भाग जो होता था, दीवार जो होता था, दरवाजा जो होता था, जो मेन डोर हम लोग कह सकते हैं, उससे डायरेक्ट हम लोग का दीवार जो बीच में जो आंगन होता है लोगों का ना, तो वो बीच में आंगन डायरेक्ट नहीं दिखती थी, वो उसको घुसने के बाद वो आंगन दिखाई पड़ता था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना था। जितने भी घर थे वो खास करके ईंटों का फर्श हुआ करता था। जिस तरह आज हम लोग का घर पूरी तरह से ईंटों का नहीं होकर एक तरह से ढलाई करवाते हैं ना, ढलाई करवा देते हैं, पूरी तरह से प्लास्टर करवा देते हैं और चीज़ें प्लान हम लोग बना देते हैं। इस तरह से अपना एक स्नान घर हुआ करता था और ईंटों का फर्श के साथ साथ एक अपना स्नान घर भी हुआ करता था। जिससे नालियाँ जो थी वो दीवार के माध्यम से बाहर जो सड़क था, उस सड़क के जो नालियाँ थे उससे जुड़ी हुई थी। और कुछ घरों पर दूसरे तल्ले या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियाँ भी अवशेष मिलते हैं। और कुछ ऐसा भी करता जो सेकंड फ्लोर पर भी लोग जाते थे तो उस समय सीढ़ियाँ का भी प्रयोग करते थे और सीढ़ियों के माध्यम से जाते थे। कई आवासियों में कुएँ भी थे, कई आवास ऐसे भी मिले जहाँ पर कुआं भी मिला है। जो अधिकांश एक ऐसे कक्ष पर बनाए गए जिससे बाहर से आया जा सकता है। और ऐसा जगह पर खास कर इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा
कि उस समय जो लोग होते थे उस समय ऐसे खास करके कुआं का निर्माण करते थे जो लोग बाहर से भी आकर उस जगह पर पानी पी सकते थे। यानी राहगीरों जो लोग होते थे अगर कोई जा रहे हैं तो वो भी संभवतः आकर वहाँ पर पानी पी सकते थे। ऐसा जगह पर कुओं का निर्माण किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुल लगभग 700 की संख्या में कुआं थे। विद्वानों का अनुमान था कि मोहनजोदड़ो में कुल लगभग 700 की संख्या में वहाँ पर क्या थी, कुएं का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो दुर्ग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी तरह से स्ट्रक्चर है जो यहाँ पर आपको दिया पड़ रही होगी। इस तरह से वहाँ पर चीज़ें हुआ करता था। जो यहाँ पर आई थिंक हमको ऐसा लग रहा है कि ये आंगन हो सकता है। ठीक है, और ये आंगन हो सकती है। इस तरह चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो पर हम लोग इतना ही बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर आप लोग देखने में आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग हाजिर होते हैं। उसके अगले वीडियो पर हम लोग पढ़ेंगे दुर्ग के शहर के बारे में। उम्मीद करते हैं आज के ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई सुधार चाहते हैं, वीडियो में कुछ अलग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद इस वीडियो पर बने रहने के लिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को बेल आइकन जो है उसको दबा दें क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।